नाज़रीन, लॉकडाउन का मुस्तकबिल क्या होगा? क्या कराची क्या एक बार फिर बंद होने वाला है? क्या गलियां बाजार दोबारा सुनसान हो जाएंगी या लॉकडाउन की नरमी यूं ही बरकरार रहेगी जैसी चल रही है? क्योंकि सिंध हुकूमत अभी तक लॉकडाउन में नरमी के हक में नजर नहीं आ रही, लेकिन इसके साथ साथ सिंध हुकूमत सख्त फैसला करने से भी कतरा रही है। आज वज़ीर इत्तलात सिंध का कहना था कि लॉकडाउन में हमने नरमी नहीं की थी, बल्कि ये तो ईद की वजह से अदालत ने नरमी की थी और 31 मई तक लॉकडाउन ऐसे ही जारी रहेगा जैसे जारी है और 31 मई के बाद जो नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी कहेगी वही फैसला किया जाएगा। 31 मई तक तो नोटिफिकेशन है। लॉकडाउन की ज़रूरत अपनी जगह पे अहमियत है। जो SOPs और दीगर चीज़ें एहतियाती तदाबीर सबको इख्तियार करनी पड़ेंगी। एक चीज़ दोबारा वजाहत कर दूं कि मसाजिद पर कभी भी लॉकडाउन नहीं रहा, लेकिन दीगर जो रोड कह लें, दीगर इलाके कह लें, उन पर ज़रूर है और इस दफ़ा भी वैसे ही रहेगा। दूसरी जानिब सिंध में अपोजिशन जमात PTI भी सूबाई हुकूमत पर लॉकडाउन न लगाने के लिए दबाव बढ़ा रही है। PTI रहनुमा खुर्रम शेर जमान का कहना था कि हम लॉकडाउन की भरपूर मुखालिफत करते हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह ही सूबे में कोरोना वायरस के फैलाव के जिम्मेदार हैं। 2 रोज काबल गवर्नर सिंध भी लॉकडाउन की मुखालिफत कर रहे। अगर सिंध हुकूमत ने इस लॉकडाउन को बढ़ाने की तरफ गई तो हम उसकी भरपूर उसकी मुखालफत करेंगे और मैं कराची वालों से कहूँगा कि अब सिंध हुकूमत के खिलाफ सड़कों के ऊपर आना चाहिए। मैं पहले दिन से लॉकडाउन का मुखालिफ हूँ। मैं समझता हूँ कि लॉकडाउन हल नहीं है इस चीज़ का। किसी भी किस्म का लॉकडाउन मजीद अगर सिंध की तरफ जाते हैं तो मैं उसका साथ नहीं दे सकता। इस वक्त सिंध की सूरत हाल यह है कि एक दिन में सिंध में कोरोना के 1103 नए केसेस रिपोर्ट हुए और 16 अफराद कोरोना की वजह से इंतकाल कर गए, जिसके बाद सिंध में कोरोना से अमवात की तादाद 396 हो गई है और सूबे में कोरोना के कुल केसेस 25,000 से जायद हैं। एक जानिब कोरोना की सूरत हाल में बेहतरी नहीं आ रही, दूसरी जानिब कराची में कारोबारी तबका इंतहाई परेशान है। ताजिर रहनुमाओं का कहना है कि इस ईद पर कराची में सिर्फ 10 अरब रुपए का कारोबार हुआ, जबकि गुज़िश्ता साल ईद उल फितर पर 35 अरब रुपए का कारोबार हुआ था। यानी कोरोना लॉकडाउन की वजह से कराची का कारोबार 3 गुना से भी कम हो चुका है। अब 31 मई आने वाली है और लॉकडाउन का मुस्तकबिल क्या होगा और ताजिर बिरादरी को हुकूमत से क्या तवक्कुआत है, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ ताजिर रहनुमा अतीक मीर साहब और वज़ीर इत्तलात सिंध सैयद नासिर शाह साहब, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। शाह साहब, प्लान क्या है अब सिंध गवर्नमेंट का? आप 31 मई तक लॉकडाउन जो रखना चाहते हैं उसके बाद की सूरत हाल क्या होगी, जरा क्लैरिटी दीजिएगा आज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। जी, एक तो 31 मई तक ऑलरेडी नोटिफिकेशन निकला हुआ है फेडरल गवर्नमेंट का भी, जिसको इंडोर्स किया है सिंध गवर्नमेंट ने भी, तो उस पर तो अमल होगा। फिर चीफ जस्टिस साहब की भी क्लियर डायरेक्शंस हैं। इस वजह से 31 मई तक तो वैसे ही रहेगा जिस तरह इजाज़त थी कारोबार की और दीगर जो भी इश्यूज थे, और SOPs पर अमल करना होगा। ये भी हकीकत है, हमें पूरा एहसास है अपनी ताजिर भाइयों का और उनकी परेशानियों का, उनकी तकालीफ का। तो ये भी हकीकत है कि एक टाइम पीरियड भी कोई ऐसा सामने नहीं है कंफर्म कि जी इतने टाइम तक अगर हमने कुछ अमल कर लिया तो ये इस वायरस से जान छूट जाएगी। वो एक टाइम ज़रूर था जिस वक्त चीफ मिनिस्टर सिंध ने प्राइम मिनिस्टर साहब से और सबसे रिक्वेस्ट की थी कि मार्च में 2 लॉकडाउन 15-15 दिन के अगर लग जाते तो ये वायरस ना फैलता, क्योंकि ये वायरस यहाँ से नहीं है, ये बाहर से आया है, तो इस पर कंट्रोल किया जा सकता था। लेकिन वो स्टेज गुजर गई। अब इस वायरस के साथ एक लंबे अरसे के लिए क्या प्लान है जी, 31 मई तक जो है NOCC की मीटिंग है जिसमें मुख्तलिफ सिफारशात होंगी। हमारी भी कोशिश ये है कि एक पेज पे सब रहे, फेडरल गवर्नमेंट भी और जितनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं वो भी। तो उस लिहाज से हर चीज़ को खोलना पड़ेगा हमें, लेकिन उसका तरीक़ेकार वज़ा करना होगा, SOPs एहतियाती तदाबीर के साथ सब चीज़ों को। जी बिल्कुल, ये तो जाहिर है। अब एक लंबा कितना अरसा, एक अगर टाइम हमें कोई कंफर्म कर दे 3 महीने 6 महीने भी, तो हम हाथ भी जोड़ लेंगे, अतीक मीर साहब को रिक्वेस्ट कर देंगे, इनके नुकसान का कुछ अजाला करने की भी फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल सोच ले, कुछ अपना जो हमने डेवलपमेंट के लिए रखे हैं फंड्स वो हम इनमें
इनका जो भी इंटरेस्ट है दीगर चीजें कर लें, लेकिन टाइम नहीं है ना हमारे पास। अब तो वो टाइम गुजर गया। अब एक लंबा अरसा है, साल भी चल सकता है, जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आती, 6 महीने चले, 8 महीने चले, तो सब चीजों को खोलना पड़ेगा, लेकिन एहतियाती तदाबीर के साथ। चलें, बिल्कुल ठीक। अतीक मीर साहब, सर 31 मई तक तो लॉकडाउन जिस तरह पहले था वो तो रहेगा। अच्छा, उसके बाद शाह साहब ने इंदिया दे दिया कि बिलाखिर खोलना तो पड़ेगा, बंद करके रख नहीं सकते। सर बताओ, ताजुर रहनुमा और आपकी तंजीम का अब क्या प्लान है? देखिए, शाह साहब हमेशा अच्छी बात करते हैं और हमेशा ताउन की बात करते हैं, लेकिन बदकिस्मती है कि सिंध हुकूमत के साथ ताजरों का जो रिलेशन होना चाहिए इन मसाइल के तवातर में, वो हो नहीं पा रहा है। फैसले आते हैं, फिर उसमें कोई ना कोई भाम आ जाता है। अब देखिए, इसमें 3 अथॉरिटीज़ हैं, एक वफाक, सूबाई हुकूमत, और तीसरी जो अथॉरिटी है वो सुप्रीम कोर्ट आ गई है। अब फिर आवाज़ें आ रही हैं कि इसमें फ़ौज भी आ जाए। तो ये सब कुछ उस वक्त होता है जब जो हकीकी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको मुकामी हुकूमत नज़रअंदाज करे। अगर सूबाई हुकूमत सही फैसले करे, मैं तो हैरान होता हूँ कि ये इतनी अच्छी बातें करने वाले वज़रा जिस सूबे में मौजूद हों। ये तो लॉकडाउन क्या सही फैसला नहीं था सर? और क्या फैसला होना चाहिए था? अगर लॉकडाउन ना होता तो और क्या फैसला होना चाहिए था इसके अलावा? देखें अली, लॉकडाउन सच पूछे तो हमने मीडिया पे सुना, अखबारों में पढ़ा, लोगों को कहते सुना जी। लॉकडाउन हमने शहर में तो कहीं नहीं देखा। तो क्या ये फेलियर नहीं है इंतज़ामिया का, पुलिस का? लॉकडाउन तो कहीं पर भी नहीं है। अगर जिस तरह भी शाह साहब ने खुद फरमाया कि अगर सही मायनों में लॉकडाउन हो जाए तो 1 माह में, 15 दिन में, 2 माह में, एक अरसे में हम इसमें कमी ला सकते हैं। लेकिन वो सही लॉकडाउन क्या है, कब होगा, किस तरह होगा, उसके लिए किससे मुशावरत होगी, मुझे तो समझ में नहीं आता कि ये बातों से लॉकडाउन हो जाएगा। इसका अमली इजहार भी होना चाहिए। दूसरी तरफ ये बात इनकी बहुत अच्छी है। साहब, जैसा भी लॉकडाउन था सर, मुझे जरा ये बताइएगा, कराची के ताजरों का आपका नुकसान एक तखमीने के मुताबिक कितना नुकसान हुआ? अगर ये कंफ्यूजन बरकरार रहता है जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, तो मजीद कितना नुकसान हो सकता है? कितने जॉबलेस हुए, कितनों का बेरोजगार बंद हुआ, कितनों की नौकरी गई सर? अली, पिछले जो 2 माह का लॉकडाउन था उसने तो यूं समझे कि उजाड़ के रख दिया। और ये इम्कान था, इस उम्मीद थी इस बात की कि रमज़ान मुबारक के आखिरी अशरे में हमें कुछ वक्त देते, अफ्तार के बाद कारोबार का वक्त देते, कुछ अश्कशुई हो जाती। लेकिन ये समझें कि बाहर में चमन लुट गया तिजारत का। इतनी मायूस कुन सूरत हाल रही, मैं आपको बयान नहीं कर सकता, क्योंकि ईद के बाद तो वैसे भी मार्केटों में खाली को कस्टमर नज़र आता है। तो यही मैं ये बात कहता हूँ कि वो स्ट्रेटजी, जब हमने कहा कि आप हमारी बात सुन लें, हमें 2 पैसे का फ़ायदा हो जाएगा। ये 4 बजे तक झुलसती गर्मी में कौन आएगा? रोज़े की हालत में ख़रीदार आता है और उसके बाद वो परेशान होकर हुकूमत को बददुआएं दे के चला जाता है। वो तो चले, मैं कहता हूँ कि कौम की ताजरों की दुआएं थी चीफ जस्टिस के लिए, वो खुशकिस्मत थे। ये दुआएं काश सिंध हुकूमत हमसे लेती, लेकिन ऐसा ना हुआ। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ, एक छोटी सी बात, आप देखें इनके साथ कैसे कैसे नादान लोग हैं। इन्हीं के दफ्तर में मीटिंग हुई, जब मैंने शिद्दत से कहा देखिए हमारे जज्बात को समझिए, हमें झुलसती गर्मी से निजात दिलाएं, कुछ मौका वक्त भी पड़ जाएगा, मार्केटों का रश भी कम हो जाएगा, हमें इफ्तार के बाद 12 बजे तक वक्त दें। ये नहीं माने। जब मैंने इसरार किया, मेरे घर पे 4-5 मोबाइलें लगा दी। एडिशनल आईजी ने हुक्म दिया इसको 3 दिन के लिए नजर बंद कर दो। यार ये हम ताजिर हैं, हम ताजिर लोग हैं। शाह साहब, आप क्या करने जा रहे हैं? हम डरते नहीं इन बातों से, लेकिन आप कुछ अपनी अदाओं पे जरा अच्छा चले अतीक साहब, क्या ये हुकूमत शाह साहब से पूछ लेते हैं। बल्कि शाह साहब, आपको याद होगा आपने मेरे प्रोग्राम में फरमाया था, जब ये सवाल कह लें या तजवीज़ कह लें आपके सामने रखी गई थी, कि ये जो 5 बजे का वक्त है, इसका मसला ये है कि लोग देर से सो के उठते हैं या दफ्तर से वापस आते हैं, विंडो बड़ी छोटी होती है और सारे के सारे लोग जो है वो उमड़ आते हैं दुकानों पर, स्टोर्स पर। अगर वक्त बढ़ जाएगा तो स्टोर्स पर, दुकानों पर रश कम लगेगा। आपने इत्तफाक किया था, आपने कहा था हाँ ये तजवीज़ ठीक है। तो सर ये अतीक मीर साहब फरमा रहे हैं, ये तजवीज़ लेके वो आपके पास यानी काबीना के पास आए थे, उनको उल्टा नज़रबंद कर दिया गया।
देखिए, मैं आपको एक बात अली भाई आपको बताऊं कि हमने जो भी फैसले किए हैं, जो भी चीज़ें की हैं, वो पॉपुलर फैसले नहीं हैं। वो ऐसे नहीं है कि जिनकी हमें इस तरह पजीराई मिले। जाहिर है सबको उसकी तकलीफ होंगी, लेकिन हमने ये सारे फैसले माहिरीन जो हैं और दुनिया में जो जो चीज़ें हो रही हैं उसको देखते हुए किए। और एक बात जो अभी अतीक साहब ने बताई है, मैं इसका बिल्कुल इंक्वायरी करते हैं कि मुझे नहीं इल्म कि ऐसी बात हुई कि मोबाइलें भेजी गई या नजरबंद की कोई मोबाइलें पहुंच गई सर, नजरबंद कर दिया 3 दिन के लिए। बिल्कुल इसका घर वालों को टॉर्चर किया गया यार, हद काबिले एहतराम है और ऐसा इसका बिल्कुल इसका पूरा इंक्वायरी कराएंगे इस बात की। ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे नहीं इल्म कैसा हुआ और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। कोई ऐसी बात नहीं, गर्मी तलखी होती रहती है, मीटिंग्स हों या कोई भी ऐसी चीज़ होती है तो उसमें हो सकता है हर किसी के अपने जज्बात हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि किसी ऐसे शहरी को, इज्जतदार शहरी को किसी तरीके से नुकसान पहुंचाया जाए। इसकी देखिए ना शाह साहब, हुकूमत का दिल बड़ा होता है। वो एग्रीव्ड पार्टी है, वो सही या गलत ये अलग बहस है, लेकिन वो एग्रीव्ड पार्टी है। हुकूमत का दिल हमेशा बड़ा होता है, होना चाहिए भी। इश्यूज हैं उनके, लेकिन मैं आपको अली अभी बताऊं कि ये अभी एक जैसे लॉकडाउन अगर जिस तरह अतीक साहब कह रहे हैं कि नहीं था तो फिर शिकायतें क्यों थी हमारे साथ। लेकिन हमने पूरी कोशिश की। प्रॉपर लॉकडाउन इसलिए नहीं हो सका कि फेडरल गवर्नमेंट कुछ कहती थी फिर उसका अमल नीचे कुछ आता था। वही लॉकडाउन जो सिंध गवर्नमेंट ने किया, चीफ मिनिस्टर साहब ने किया, जिसके लिए प्राइम मिनिस्टर साहब कहते थे कि अशरफिया ने कर दिया, वही चीज़ें फिर पंजाब गवर्नमेंट ने भी कर दी, बलूचिस्तान ने भी, केपी ने भी, इवन इस्लामाबाद में भी वही लागू हो गया लॉकडाउन, लेकिन पता नहीं किसने फिर कर दिया। तो ये वो चीज़ें थी जो सब लोग कह रहे थे, जिसकी वजह से हम लोग ये काम कर रहे थे। और ये हकीकत है कि ये कोई पॉपुलर फैसले नहीं थे। इस वक्त सिंध गवर्नमेंट जो है वो विलन के तौर पर है सामने। हर कोई समझ रहा है कि हम किसी बल्कि मुख्तलिफ अली इस तरह की बातें आई कि जी चीफ मिनिस्टर सिंह लोगों को डरा रहे हैं, जी ज्यादा बता रहे हैं, अमवात की तादाद ज्यादा बता रहे हैं। मुझे बताएं उसका हमें क्या फायदा। किसी ने कह दिया जी इनको डॉलर मिलेंगे, वो डॉलर देगा कौन, किस चीज के डॉलर, और हम क्यों किसी की अमवात में बताएंगे कि ज्यादा हो रही है। हम तो काम करें। देखें इस वक्त हॉस्पिटल्स की क्या पोजीशन है, जिस बात के लिए हम कहते थे कि इस वक्त प्राइवेट हॉस्पिटल्स में पेशेंट कोविड पेशेंट लेना जो है वो क्यों। जी बोले। अच्छा सर, मसाजिद खुल रही हैं, ज्यादा ज्यादा ये बता दें सर, आखिरी सवाल, मसाजिद खुल रही हैं सर? देखिए मैं आपको अर्ज करूं कि ये 31 मई तक तो जैसे गुजरा है वैसे ही है, और मसाजिद भी खुली हुई हैं, और लॉकडाउन जो है वो उसी तरीके का है जो चीफ जस्टिस साहब के अहकामात पर, जैसे मैंने कहा कि इजाजत थी, वो वही है। तो उसमें काफी इजाजत है कारोबार करने की भी, और बल्कि जैसे 31 मई में तो जुम्मा भी आ जाता है, हफ्ता भी आ जाता है, इतवार भी आ जाती है, तो उसमें तो किसी को कोई ऐसी रुकावट नहीं है। बस एहतियाती तदाबीर सबको करनी पड़ेंगी। SOP साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मीर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। अगला जो जिक्र कराची का तो है, लेकिन इससे पूरा पाकिस्तान इफेक्ट हुआ था। नाज़रीन, कराची तैयारा हादसे के जख्म भरने में नहीं आ रहे। हर गुजरता दिन शुहदा के लवाहिकीन के लिए अजियतनाक होता जा रहा है। ये लोग अपने प्यारों के छिन जाने से दुखी हैं, और शनाख्त के अमल की ताखीर इनके लिए दोहरी मुश्किल बन चुकी है, बल्कि अजियत बन चुकी है। हादसे को बीते 6 दिन गुजर चुके और अब भी 46 मैयतों की शनाख्त नहीं हो सकी है। लोग अपने शहीदों के आखिरी रसूमात के लिए जहनी अजियत में मुब्तला है, और इस अजियत की वजह से DNA टेस्ट का सुस्त अमल, जिसके लिए शनाख्त में 10 से 14 दिन तक का वक्त लगता है, शनाख्त के अमल में कैसे तेजी लाई जा सकती है, हम इस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले बात कर लेते हैं हादसे में होने वाली एक अहम पेशरफ्त की। नाजरीन, पायलट ने लैंडिंग क्यों नहीं की थी, किसके कहने पर जहाज नीचे आया, और किसके कहने पर पायलट ने जहाज दोबारा फजा में बुलंद किया। हादसे से पहले एयर ट्रैफिक कंट्रोल और पायलट के दरमियान असल बात हुई क्या थी। अब हर चीज वाज़ेह हो जाएगी, क्योंकि हादसे का शिकार होने वाले तैयारे का कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर ढूंढ लिया गया। वॉइस रिकॉर्डर की बरामदगी को एक बड़ी पेशरफ्त करार दिया जा रहा है, क्योंकि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और अप्रोच कंट्रोल अपने तहरीरी बयान में कह चुके हैं कि कप्तान ने हिदायत को नजरअंदाज किया था और लैंडिंग गियर भी खोलना भूल गया था। लेकिन
इन बयानात में कितनी सदाकत है? हादसा कप्तान की गफलत से हुआ या एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की गलती से, या कोई तकनीकी खराबी थी जो हादसे की वजह बनी? कॉकपिट वॉइस कंट्रोल या रिकॉर्ड से तमाम हकाइक सामने आ जाएंगे। आज इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर हवा बाजी गुलाम सरवर खान ने यह बताया कि हादसे की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट 22 जून को अवाम के सामने लाई जाएगी और न सिर्फ इस हादसे की रिपोर्ट पब्लिक की जाएगी बल्कि माजी में जितने भी फजाई हादसे हुए हैं इन तमाम वाकयात की रिपोर्ट सामने लाएंगे। पाकिस्तान बनने के बाद 10 ऐसे हादसा हुए हैं, 12 तो रिपोर्ट्स बर वक्त नहीं आती। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी इस पे उन्होंने कहा यार आज तक ये क्यों नहीं हुआ कि बर वक्त रिपोर्ट आए। कोशिश मेरी होगी बैसियत मिनिस्टर एविएशन के तमाम 12 वाकयात कौम के सामने रखेंगे। हादसे की तहकीकात के हवाले से फ्रांसीसी टीम ब्लैक बॉक्स और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को फ्रांस में डीकोड करेगी। तहकीकात का सिलसिला तो अभी चलेगा और मुकम्मल तहकीकात तक कई हफ्ते या महीने लग सकते हैं, लेकिन इस वक्त एक चीज सबसे अहम है नाजरीन, और वो है जाँ बहक अफराद की फौरी शनाख्त का मरहला। ये मरहला लावाहिकीन के लिए इंतहाई मुश्किल और इंतहाई तकलीफ देह है क्योंकि वो दोहरी अजियत में मुब्तला है। एक, उन्होंने अपने प्यारों को खो दिया, और दूसरा, इन्हें अपने प्यारों की आखिरी रसूमात के लिए भी अजियतनाक इंतजार करना पड़ रहा है, और वो मैयतों के लिए हुक्काम की मिन्नत कर रहे हैं जो भी दर्द दिल रखते हैं। मेरा नहीं ख्याल, खास तौर पर हुकूमती अरकान, अगर आपने ये वीडियो सुनी है, ये किसी एक शख्स के दर्द की कहानी नहीं है। जितने भी वहाँ लवाहिकीन हैं शोहदा के, उन सब की ये कहानी है। खुदारा इनकी मदद के लिए, इसलिए ज़रूरी है कि जितना जल्दी इस सारे मामले को निपटा लिया जाए अच्छा होगा। इनके दुख में कुछ तो कमी आएगी, इतना ही अच्छा है नाजरीन, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन की अजियत में इजाफा हो रहा है। वजीर हवाबाजी का कहना है कि इस वक्त तक 51 शोहदा की मैयतें लवाहिकीन के हवाले की जा चुकी हैं। 51 बॉडीज उनके लवाहिकीन को हैंड ओवर की जा चुकी हैं, और इस वक्त लवाहिकीन का मुतासरीन का मेन कंसर्न भी यही है कि जल्द अज जल्द हमारे प्यारों की मैयतें हमें मिल सके। ये बड़ा तकलीफ दे मरहला है, लेकिन इस टेस्ट पे जो मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड है वो तो लगना है। लेकिन अभी भी 46 अफराद की शनाख्त बाकी है, और वजीर हवाबाजी का कहना है कि डीएनए की टेस्टिंग का अमल जारी है। लेकिन मसला ये है कि अगर शनाख्त के लिए डीएनए टेस्टिंग का तरीका ही इख्तियार किया गया तो लवाहिकीन को मजीद 2 हफ्ते तक इंतजार करना पड़ सकता है। नाजरीन, और जो तिब्बी माहिरीन है हमारे मुल्क के, उनका कहना है कि शनाख्त के सिलसिले में डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट में 14 दिन तक नताइज आते हैं, इतना वक्त लग जाए। डीएनए टेस्ट के मुकाबले में नाजरीन डेंटल ट्रीटमेंट रिकॉर्ड के जरिए शनाख्त न सिर्फ आसान होती है बल्कि इसका नतीजा भी बहुत जल्दी आ जाता है, और गुज़िश्ता 3 दिनों में 4 शोहदा को दांतों के रिकॉर्ड की मदद से ही शनाख्त किया जा चुका है। और इसीलिए यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की टीम लवाहिकीन से बार बार दरख्वास्त कर रही है कि अगर शोहदा के अहले खाना के पास किसी शहीद की दांतों के रिकॉर्ड मौजूद हैं तो फौरी तौर पर हमें आगाह करें, इससे उनके प्यारों की फौरी शनाख्त मुमकिन हो सके। ऐसा कोई भी हादसा होने के बाद जाँ बहक अफराद की शनाख्त का मामला इंतहाई मुश्किल और हसास होता है, और शनाख्त के लिए डीएनए टेस्टिंग के तवील अमल में वरसा की अजियत कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए दांतों या सर्जरी के रिकॉर्ड के जरिए जाँ बहक अफराद की शनाख्त को ही तरजीह दी जानी चाहिए। कराची तैयारा हादसे में लवाहिकीन को अपने प्यारों की मैयतों के हुसूल में क्या मुश्किलात हैं, ये जानने के लिए हम बात करेंगे। हमारे साथ इकबाल साहब मौजूद हैं जिन्होंने इस हादसे में अपने प्यारों को खोया है, और शनाख्त के लिए उनको मुश्किलात का सामना है। इस मरहले को आसान बनाने के लिए डीएनए की बजाय डेंटल ट्रीटमेंट रिकॉर्ड कितना मुफीद हो सकता है, इस पर हम बात करेंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज की टीम के डेंटल इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर हुमायूं तैमूर से, डॉक्टर साहब आपका भी शुक्रिया। आरिफ साहब, सबसे पहले तो ताज़ियत, आपका गम बहुत बड़ा है, हम आपके गम में शरीक होने की कोशिश भी करें तो हमारे बस की बात नहीं है। हम समझ में नहीं पाएंगे कि जिस कुर्ब से, जिस परेशानी से, जिस मुसीबत से आप गुजर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको सब्र दे। सर, मुश्किलात अभी क्या चल रही हैं? हमने बताया कि इस वक्त जो है वो टाइम लग रहा है, बहुत टाइम लग रहा है डीएनए टेस्टिंग के मामले में, लेकिन सर आपको डॉक्टर्स कह क्या रहे हैं जब आप डीएनए के लिए जाते हैं, जब आप उनसे बात करते हैं सर, तो आप इस वक्त उनकी तरफ से किस परेशानी का सामना कर रहे हैं? सर मसला देखें, अगर आप लोगों को अभी तक नहीं पता चला है ना तो बहुत शर्म की बात है। हफ्ता गुजर गया है और आप लोग मीडिया वाले भी मेरे से पूछ रहे हैं कि मसला क्या है। ठीक है, अब मसला हुआ ये है कि मैं पिछले 7 दिन से ऑन ग्राउंड हूँ। ठीक है ना, मैं रिपोर्टर नहीं हूँ, ठीक है ना, मैं इन्वेस्टिगेटर नहीं हूँ, ठीक है, मैं एक आम बंदा हूँ जो कि इफेक्टी हूँ इस एयरलाइन क्रैश का। मुझे हर जगह खुद भागना पड़ रहा है, आगे से कोई हुकूमती सपोर्ट किसी लेवल की नहीं है, कोई गाइडेंस नहीं है, क्योंकि सबसे तकलीफदेह चीज़ होती है दैट इज़ नॉट नोइंग।
ठीक है। अगर कल मैं गया हूँ कराची यूनिवर्सिटी के आपके जो DNA वाले सेंटर है, मैं खुद क्या कहते हैं अपने बलबूते पे अंदर जाके मैं पता करवाया हूँ कि फिर मुझे पता चला कि 62 लोगों की ऑलरेडी DNA सैम्पलिंग हो चुकी है, जो कि एक दिन पहले तक मुझे पता था सिर्फ 2 लोग की सैम्पलिंग हुई है सिंध के अंदर। ठीक है, तो ये तो हाल है। और क्या कहते हैं, ये आप लोगों के मीडिया वालों को भी नहीं पता था कि इस तरह की क्या कहते हैं फिगर्स वगैरह हैं। आगे कोई क्या कहते हैं डेसिमेशन की कोई मैकेनिज़्म नहीं बना हुआ कि लवाहिकीन तक इंफॉर्मेशन वगैरह पहुँचाई जाए, उन तक कांटेक्ट किया जाए। अभी कमिश्नर साहब मुझे ना व्हाट्सएप चीज़ के ऊपर फॉरवर्ड कर रहे हैं, जो चीज़ों को मिल रही है वो फॉरवर्ड कर रहे हैं, वो बेशक मेरे से कनेक्टेड हो या ना हो। आज वो कैंप्स जो है, जो शायद अब हफ्ते बाद लगाए हैं, जब वो बॉडीज़ वगैरह सड़ रही हैं मॉर्ग के अंदर, अब जाके वो कैंप्स लगाएं। ठीक है, तो हुकूमती सतह के ऊपर स्पेशली सिंध साइड से इट इज़ टोटल फेलियर। ठीक है ना, टोटल फेलियर फ्रॉम द पार्ट ऑफ द सिंध गवर्नमेंट। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि जो फेडरल गवर्नमेंट वाला है वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि इमरान खान भी जो है वो सर्कमवेंट कर दिए थे, जो आपकी कैबिनेट की अप्रूवल है वो अपनी अप्रूवल दे दिए थे, लेकिन उनके नीचे जितने मिनिस्टर्स हैं सारे जो है नाअहल हैं। ठीक है, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होना चाहिए था, उसके नीचे आपके सारे इदारे आना चाहिए था। ठीक है, सो दैट एक इंफॉर्मेशन जो आगे पास हो रही है, चाहे आपके वो इदारे हों, सो दैट एवरीथिंग वाज ऑर्गेनाइज्ड एंड एवरीबॉडी वुड नो व्हाट दे आर डूइंग। इस टाइम पे इट्स लाइक अ हेडलेस चिकन, हर कोई इधर उधर भाग रहा है, कोई सिमत वगैरह नहीं है। और कौन सफ़र करता है? पीपल लाइक मी। As I told you, I'm not a reporter, I'm not an investigator, लेकिन मेरे पास जो information इस टाइम पे more than what the कहते हैं ministers have, more than what the president has, and more than what the PM has. ठीक, ये शर्म की बात है। बिल्कुल ठीक। आरिफ साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं बिल्कुल इख्तलाफ की गुंजाइश इसमें है ही नहीं। And you have all the right reasons to be angry at us and to others as well. आपसे सिर्फ पूछने का मकसद ये था, मैं अपने इंट्रो में सब बता चुका हूँ, पहले ये तमाम बातें मैं बता चुका हूँ। आपकी जुबानी सुनाने का मकसद ये था कि किसी को शायद हम पे यकीन ना आए, जो खुद इफेक्टी हैं, अगर वो अपनी जुबान से बताएंगे तो एटलीस्ट ये जो सुन रहे हैं, खास तौर पे जो अरबाब इख्तियार है, इनको यकीन आ जाएगा। दैट्स व्हाई आई आस्क्ड यू दिस सर। अगेन आई अपोलोजाइज अगर आपको बुरा लगा तो। लेकिन डॉक्टर साहब मैं आप नहीं सर जी, मैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ आता हूँ सर। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा कि ये जो DNA मैच करने का मामला है, ये एक अच्छा खासा लंबा प्रोसेस है। आपने तजवीज़ किया था कि डेंटल सैंपल्स के जरिए हो सकता है, और वो बड़ा अच्छा, बड़ा एक इफेक्टिव प्रोसेस है सर। मैं नहीं जानता इस बारे में ज़्यादा, आप बेहतर बता सकते हैं कि एग्जैक्टली इसको किया किस तरह जा सकता है और इम्प्लीमेंट कैसे हो सकता है। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपको चंद बातें तफसील के साथ बताना चाहूँगा, और प्लीज़ आप बेयर मी आउट। जी इस तरह हादसे के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज को अप्रोच किया गया, NDMA की तरफ से हमारी सर्विसेज ली गई, और NDMA की तरफ से ही हमें कराची भेजा गया है। सिंध गवर्नमेंट ने हमारी बहुत मदद की है। हमें जो जिन कंटेनर्स में हम काम कर रहे हैं वो हमें सिंध गवर्नमेंट ने ही प्रोवाइड किए हैं। जहाँ तक बात आ जाती है डेंटल आइडेंटिफिकेशन की, मैं ये यहाँ पे बताना ज़रूरी समझता हूँ कि दुनिया में 3 प्राइमरी आइडेंटिफायर्स हैं इन द केस ऑफ डिजास्टर विक्टिम आइडेंटिफिकेशन के अंदर पूरी दुनिया में एक प्रोटोकॉल चलता है कि सबसे सस्ता तरीकाकार पहले इस्तेमाल किया जाता है और फिर बाद में महंगे तरीके की तरफ आया जाता है। 3 आइडेंटिफायर्स में एक फिंगरप्रिंट है, उसके बाद टीथ है यानी डेंटल, और उसके बाद DNA है। सबसे पहले इन 2 को एक्सरसाइज किया जाता है, और जब यहाँ से कुछ हासिल नहीं होता तो फिर हम DNA की तरफ जाते हैं, जो कि एक महंगा तरीकाकार है और टाइम टेकिंग भी है। इस तरह हादसे में स्पेसिफिकली मेरी ड्यूटी जो है, मैं उस पर बिल्कुल फोकस्ड हूँ। मुझे पता है कि DNA एक बड़ा TDS और बड़ा एक टाइम और मेहनत तलब तरीकाकार है, और वहाँ पे मैंने एक दफ़ा विजिट किया था तो दिन रात वो लोग बेचारे लगे हुए हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। मेरी टीम भी जब से हम यहाँ पे हमने अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया है, हमारी टीम भी, हम सुबह आते हैं तो हम अगले दिन सुबह 3-3, 4-4 बजे अपने रहायश में जाते हैं। इसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उन तमाम फैमिलीज़ का जो मेरी टीम के साथ तावन कर रही हैं और मुझे उनका डेंटल और सर्जिकल डेटा जो है वो प्रोवाइड कर रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमें कामयाबी भी मिली है, लेकिन ये सारी की सारी एफर्ट, ये सारी की सारी कोशिश सिर्फ उन लवाहिकीन के लिए है जो इस वक्त मुश्किल तरीन वक्त से गुजर रहे हैं, और मेरी भी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कामयाब करे और हम इन तमाम शहदा को उनके प्यारों से जल्द अज जल्द मिलवा सकें। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। तो आरिफ भाई अभी कह क्या रहे हैं आपको? आप खुद कह रहे हैं यू हैव टू रन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। आपको कहा क्या जा रहा है? DNA मैच होने में प्रॉब्लम हो रहा है? सर, let me put the record straight first.
ठीक है, अगर ये हिदायत गए थे आपके कराची यूनिवर्सिटी में कि आपने डीएनए कलेक्ट करना है, इसी तरह कह रहे थे ना डॉक्टर साहब। जिस दिन मैं लैंड किया हूँ ना, अगले दिन उसी फ्लाइट से, और डायरेक्ट मैं सर्द खाने गया हूँ, वहाँ एक हेल्प डेस्क नहीं था। ठीक है, जो ईदी वाले लोग थे उनको पता नहीं था प्रोसीजर वगैरह क्या है, देयर वाज, क्योंकि ऊपर से कोई एसओपीज वगैरह कोई डिफाइंड वगैरह नहीं थे, इट वाज इन टोटल डिसअरे। ठीक है ना, आई आइडेंटिफाइड माई वाइफ एंड माई एल्डर डॉटर थ्रू क्या कहते हैं ज्वेलरी, और वो जो कि एक विजुअल एक कहते हैं एक होता है जो सबसे पहला प्रोसेस होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ जो ये बात कर रहे हैं कि मैं हूँ क्या कहते हैं डॉक्टर कहते हैं डेंटल उसका, मेरा क्वेश्चन ये है कि इतना बड़ा हादसा हुआ है, आप मुझे खुद कह रहे हैं कि डीएनए बहुत एक्सपेंसिव होता है, तो आपकी जगह कोई डीएनए वाला बंदा नहीं होना चाहिए था जो सबसे मुस्तनद तरीका है वो करने के लिए। और जो डीएनए जो है आपके बालों से भी आ सकता है, आपके स्किन से भी आ सकता है, आपके नेल से भी आ सकता है। ठीक है, अगर 100 बंदे तो कितना पैसा खर्च हो जाता होगा। ठीक है, और डेंटल की अगर ये बात करते तो मेरे बच्चे सारे हेल्दी थे, ना कोई एमआरआई, ना कोई डेंटल कहते हैं प्रोसीजर्स, ना कोई एक्सरेज वगैरह, ना कोई फिलिंग्स वगैरह। अब मैं क्या करूँगा? अब मैं जब उस टाइम पे मैं वहाँ पे गया हूँ अभी 2 दिन पहले, तो उस टाइम पे एनडीएमए कंटेनर सारे पहुँचे हुए थे। ठीक है, वो पूछा उनसे तो कहते हैं डीएनए कलेक्ट कर रहे हैं। मतलब डीएनए कलेक्ट कर रहे हैं, मैं आई थॉट कि डीएनए ऑलरेडी कलेक्ट होना शुरू हो गया होगा। ठीक है, ये तकरीबन 4 दिन बाद या 5 दिन बाद हादसे के फिर लाके ये कंटेनर वगैरह खड़े कर रहे हैं, जब वो बॉडीज़ वगैरह सड़ने शुरू हो गए, जब पता है इतना बड़ा हादसा हुआ है। मतलब ये शर्मनाक बात है। असल में मसला ये ऊपर से आपकी कोई एक अथॉरिटी नहीं है जो कि इनको कंट्रोल कर रही है, प्लस जो सिंध के अंदर जो आपकी गवर्नमेंट वगैरह है वो टोटल सो रही है। ठीक है, चाहे वो पुलिस सर्जन हो, चाहे आपके मिनिस्टर्स हो, जो मर्जी हो, नॉट वन पर्सन हैज़ रीच्ड आउट। ठीक है, और ये जो डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, चलें ठीक है, ये बोन्स वगैरह गए, तो एक उनके साथ एक डीएनए वाला भी बंदा होना चाहिए था। पैसे चाहिए था लवाकिन से ले लेते, मेरे से ले लेते। ठीक है, अगर डेफिनेटली उनके साथ है। असल में किधर है? हमने डॉक्टर साहब को इसलिए तकलीफ दी, इसलिए मद्दू किया सर, इसलिए मद्दू किया कि डेंटल आइडेंटिफिकेशन जो है इट्स इजी एंड फास्टेस्ट वे। तो हमने सिर्फ इसलिए इसको मद्दू किया डॉक्टर साहब को कि क्या अगर आपको उसमें डीएनए में मुश्किल पेश आ रही है तो इज देयर एनी अदर वे आउट? डॉक्टर साहब से इसलिए तजवीज ले रहे हैं कि क्या डेंटल वेरिफिकेशन पॉसिबिलिटी है कि अब हो सके, इसलिए उनको हमने तकलीफ सर जी सर। तो डॉक्टर साहब आप मुझे बता दें सर कि क्या पॉसिबिलिटी है कि इस तरह से अब आरिफ भाई का मसला है, और ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। आप और मैं शायद इस बात को समझ भी ना पाए सर। ये तकलीफ, जिस तकलीफ से आरिफ भाई गुजर रहे हैं सर, उनका आज हम पे गुस्सा होना भी बनता है। मैं चुप करके सर उनकी डांट भी सह लूंगा, ही हैज ऑल द राइट टू डू दैट, बट सर हमें उनको फैसिलिटेट करना है। तो डॉक्टर साहब कोई इसका और कोई तरीका है जो जल्द और आसान हो? सर मैं उसमें अर्ज ये करता हूं कि जो डेंटल आइडेंटिफिकेशन के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, उन स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हमारे पास अगर डेटा नहीं भी होता तो उससे भी हमें इतनी सेकेंडरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि हम शनाख्त के करीब पहुंच जाते हैं। ये असल ऐसे नहीं है कि जैसे हमें फौरन ही हमने बहुत सारे शवाहिद इकट्ठे करने होते हैं, उनको रिलेटेड हिस्ट्री के साथ, मेडिकल एंड डेंटल हिस्ट्री के साथ मिलाना होता है। डीएनए टेस्टिंग जो है ये टोटल मुख्तलिफ शोबा है। इसके अंदर ये उसी तरह है जैसे कि आप कोई ब्लड टेस्ट करवाते हैं, ये उस तरह होता है। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि हमारा तो काम है फिजिकल, एक लेबरस जॉब है जो हम कर रहे हैं। और मेरी भरपूर यकीन मानिए, मेरी आवाज से भी आपको लग रहा होगा कि ये आज तीसरा दिन है और मैं लगातार जो है अपनी टीम के साथ सुबह से लेके और अगली सुबह तक हम काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आरिफ भाई एक दफा फिर मैं आपसे माजरत भी चाहता हूं, और आपके दुख में हम सब शरीक हैं। अल्लाह ताला आपको सब्र दे, इससे बड़ा कोई गम हो नहीं सकता। बहुत बड़ी तकलीफ से गुजरे हैं आप, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। एक वक्फा लेते नाज़रीन, वो दिन जिसको हमें प्राउडली मनाना चाहिए, फख्र से मनाना चाहिए, 28 मई का दिन हम एटमी कुव्वत बने थे, उस दिन को हमने मुतनाज़ा क्यों बना दिया? बात करेंगे वक्फे के बाद। नाज़रीन, आज फख्र करने का दिन है, लेकिन आज का दिन हमसे सवाल भी किया जा रहा है कि हम हर कारनामे को मुतनाज़े क्यों बना देते हैं, हर खुशी की मिठास में कड़वाहट क्यों घोल देते हैं, क्रेडिट लेने के चक्कर में दूसरों को डिसक्रेडिट क्यों कर देते हैं। आज 28 मई है, आज के दिन पाकिस्तान एटमी कुव्वत बना, आज के दिन पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे, भारत के मुकाबले में ताकत का तवाज़ुन कायम किया था, अमरीकी दबाव को नजरअंदाज किया था। हम घास खा लेंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे से शुरू होने वाला सफर 28 मई 1998 को मुकम्मल हुआ था। भारत पाकिस्तान से पहले एटमी धमाके कर चुका था, लेकिन 22 साल पहले आज के दिन पाकिस्तान ने भारत को जवाब दे दिया। इस रोज ये धमाके हुए थे, इस रोज पूरी कौम में खुशी की लहर दौड़ गई थी। अहले पाकिस्तान ने सड़कों पर आकर इस खबर का खैर मकदम किया, रक्स किया, आतिशबाजी हुई थी, जश्न मनाया गया था।
आज के दिन पाकिस्तान इस्लामी दुनिया की पहली एटमी कुव्वत बना। इसी बुनियाद पर आज के दिन को यौम तकबीर कहा जाता है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर के मुसलमानों के लिए ये दिन यौम तफख्खुर भी कहा जाता है, फ़ख्र का दिन। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट की सुर्खी थी कि पाकिस्तानी धमाकों को इस्लाम की फतह के तौर पर देखा जा रहा है। इस वक्त सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफीर खालिद महमूद बताते कि सऊदी शाह फहद ने उन्हें यकीन दहानी कराई कि सऊदी अरब पाकिस्तान की इतनी मदद करेगा जितनी पाकिस्तान ने कभी सोची भी ना होगी। बात तो यह है कि इस इंतहाई अहम दिन की याद में आज सरकारी सतह पर कोई तकरीब भी मुनक्किद नहीं की गई। मुस्लिम लीग नून ने पार्टी सतह पर एक तकरीब सजाई। पार्टी सदर शहबाज शरीफ ने वीडियो लिंक के जरिए तकरीब से खिताब किया और अपनी पार्टी को धमाकों का क्रेडिट दिया, जबकि पंजाब के वजीर इत्तलात ने नून लीग से यह क्रेडिट छीनने की कोशिश की है। एक बयान में उन्होंने कहा है कि सारी दुनिया जानती है कि नवाज शरीफ एटमी धमाके करने के सख्त खिलाफ थे। अपने बयान में फयाज उल हसन चौहान ने कहा कि नवाज शरीफ आलमी ताकतों से डॉलर लेकर एटमी धमाकों से राह फरार इख्तियार करना चाहते थे। इसी तरह की बात साबिक वजीर खारजा गौहर अयूब भी कर चुके हैं, जबकि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का मौक़िफ़ इसके बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो दावा करते हैं कि अमेरिका की जानिब से इन्हें डॉलरों की पेशकश थी जिसे ठुकरा कर उन्होंने एटमी धमाके किए। बहुत ही मकबूल सियासतदान है शेख रशीद साहब। वो माजी में नवाज शरीफ के साथ थे और आजकल मौजूदा हुकूमत का भी हिस्सा है। वो भी धमाकों का क्रेडिट लेते हैं। एक इंटरव्यू में कह चुके हैं कि धमाके नवाज शरीफ ने नहीं बल्कि उन्होंने करा। तो शेख रशीद धमाके करने का क्रेडिट ले रहे हैं। यही शेख रशीद इससे पहले एक इंटरव्यू में कह चुके हैं कि जिस दिन धमाके होने थे उस दिन खौफजदा होकर वो मुल्क से बाहर चले गए थे और जब धमाके कर लिए गए तो उसके बाद वो वापस आए। जबकि एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने भी धमाकों का सारा क्रेडिट खुद लेते हुए कहा, एक इंटरव्यू में कहा कि नवाज शरीफ तो पटाखा तक नहीं फोड़ सकते थे। हम बात यह है कि इन्हीं डॉक्टर अब्दुल कदीर की नकलो हरकत पर पाबंदियां हैं और इन पाबंदियों के खिलाफ वो अदालत से रुजू भी कर चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्रेडिट लेने के चक्कर में इस फख्र के मौके को मुतनाज़ बना दिया। इस दिन तो आपने दुनिया को बताना था कि आप एक एटमी ताकत बन गए। अगर एटमी धमाकों का हुक्म देने वालों को क्रेडिट नहीं देना, एटम बम बनाने वालों को क्रेडिट नहीं देना, तो फिर क्रेडिट देना किसको है? जो पाकिस्तान समेत दुनिया के तमाम इस्लामी ममालिक अचीवमेंट, जो हमारी अचीवमेंट थी, दुनिया के तमाम ममालिक इसको अचीवमेंट के तौर पर देखते थे, मुसलमान ममालिक, इसे मुतनाज़ आखिर बनाया किसने और क्यों बनाया? पाक फौज की जानिब से जारी बयान में एटमी धमाकों के बारे में सोचने वालों और धमाके करने वालों को खिराज तहसीन पेश किया गया। इन साइंसदानों और इंजीनियर्स को खिराज तहसीन पेश किया गया है जिन्होंने ये सब मुमकिन बनाया। जिन साइंसदानों को आज खिराज तहसीन पेश किया गया, वही साइंसदान जिन्होंने इस कोशिश को अमली जामा पहनाया, वही साइंसदान अब्दुल कदीर खान हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे पूछते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आपको मोहसिन पाकिस्तान कहा जाता है, इसमें कोई शक नहीं सर कि आपने बहुत बड़ा काम किया अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए। लेकिन सर हर कोई इस धमाके का क्रेडिट लेना चाहता है और उसके चक्कर में आज के दिन की अफादियत हम खो चुके। आप बताइए ये क्रेडिट डॉक्टर साहब है किसका, किसको जाता है? बात ये कि पाकिस्तान इस काबिल था ही नहीं कि कोई करता, क़यामत तक भी नहीं कर सकते थे। ये तो टेक्नोलॉजी की, क्योंकि मुझे आती थी ना, मैंने सीखी थी। तो जब हिंदुस्तान ने धमाका किया तो मैंने भुट्टो साहब को लिखा कि जी अब हमारी हालत जो है बहुत ही खस्ता हालत हो गई है। 71 के बाद तमाम हिम्मतें टूट गई लोगों की, शक्ति खुर्दा हो गए थे। तो जब इंडिया ने धमाका किया 18 मई 74 को, तो उसके बाद तो किसी में हिम्मत नहीं थी, कोई ऐसा बहादुर नहीं था कि जो कि जाके हिंदुस्तान से लड़ाई करता, ये जानते हुए कि उनके पास एटम बम और हमारे पास बंदूकें हैं। तो भुट्टो साहब ने मुझे बुलाया, बातचीत की, और मैं तो उनको क्रेडिट देता हूँ, उनके लिए दुआ मग़फ़िरत भी करता हूँ हमेशा हर रोज़ कि उन्होंने मेरी बात पे भरोसा किया और मुझे ये काम करने के लिए उकसाया, बल्कि रोका। मैं वापस जा रहा था तो मुझे रोका, बहुत एक तरीके से दरख्वास्त करके कि आप ना जाएं प्लीज़, आपके बगैर ये काम नहीं होगा, आप रुक जाएं। तो मैंने अपनी बेगम से पूछा, फिर हम रुक गए क्योंकि मुल्क की सलामती हमें भी अजीज थी। तो और मुझे पता था कि मेरे अलावा ये कोई काम कर ही नहीं सकता, किसी को आता भी नहीं, कोई जानता भी नहीं है। तो बस हम रुक गए, जो कुछ हुआ फिर हमने टीम बनाई, बहुत अच्छी, तमाम बड़े अच्छे लोग थे माशाल्लाह, निहायत काबिल। उनको सिर्फ बताना था कि किस तरह क्या क्या करना है, तो बाकी सब कर डाला उन्होंने। तो वहाँ बड़ी अच्छी टीम थी हमारी। तो मैं तो यही कहता हूँ कि ना उससे पहले ऐसी कोई टीम बनी थी मुल्क के अंदर और ना क़यामत तक बनेगी। अच्छा, तो डॉक्टर साहब 28 मई वाले दिन हुआ क्या था सर? नवाज शरीफ का इसमें कितना किरदार था?
कोई बैरूनी प्रेशर था, नहीं था? आज का जो दिन है, आज से तकरीबन 22 साल पहले हुआ क्या था सर? सब ये जो कुछ भी है ना, जो चाहे क्लेम कर ले, कौम को कोई धोखा दे सकता है, किसको नहीं पता है। गुलाम शाह साहब का जो खत है जाहिद मलिक को लिखा है, उसके अंदर एक एक बात लिखी है। वो इस प्रोग्राम के हेड थे, उनके ये अल्फाज हैं कि नोबडी एल्स एक्सेप्ट डॉक्टर खान क्लेम द क्रेडिबिलिटी ऑफ मेकिंग पाकिस्तान ए न्यूक्लियर। तो इसमें नवाज शरीफ साहब जो उस वक्त वज़ीर आज़म थे, डॉक्टर साहब, उनका क्या किरदार था? आखिर इजाजत उन्होंने देना थी, हम लोग तो नहीं अपनी मर्जी से कर सकते थे। अच्छा। तो उनके ऊपर प्रेशर था, इसलिए अमेरिकन वगैरह ने बहुत प्रेशर डाला हुआ था कि ना करें अगर, और हमें ये पता था कि अगर हमने अभी नहीं किया तो फिर ये, लेकिन ये भी तो डॉक्टर साहब खबरें थी ना कि वो तरद्दुद से काम ले रहे थे, वो हेजिटेट कर रहे थे फैसला लेने से। उन्हें वो कुछ लोगों ने समझा दिया था कि बहुत एड मिलेगी अमेरिका से और हमारे पास है, तो हमें क्या जरूरत है जताने की। लेकिन आपको पता है कि यहाँ सियासतदानों की कोई हैसियत नहीं है, उनके वादों की, उनकी कहावत कहने की। तो कोई भी यकीन नहीं करता। मुशाहिद हुसैन सैयद थे वहाँ, उन्होंने कहा उनके जी हमारे पास है, तो हमें क्या, उनके जी कोई यकीन नहीं करेगा आपसे कि आपके पास है जब तक के शो नहीं करोगे। ठीक है, तो डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि अब इस इतने बड़े दिन को लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं सर, ऐसे दिन हमने कंट्रोवर्शियल बना दिया, तो इस सिलसिले में कोई पैगाम देना चाहेंगे कौम को? कौम सब यही पैगाम दूंगा कि देखिए अल्लाह ताला ने आपको नाकाबिल तस्खीर दिफा मुहैया कर दिया। अब दुश्मन आपका बाल भी क्या नहीं कर सकता, आप उसकी ईंट से ईंट बजा सकते हैं। तो खुदा के लिए आप खुद अपना किरदार सही करें, ईमानदारी से काम करें, सच बोलें, झूठ को निकाल दें अपने ज़मीर से। इस मुल्क को बड़ी तरक्की की ज़रूरत है। हम अगर लोग अच्छी तरह से ईमानदारी से काम करें, बेईमानी न करें, रिश्वत सतानी न करें, अकर व परवरी न करें, तो हम बहुत जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 साल में हम इस मलेशिया और टर्की की तरह हो सकते हैं। हमारे बहुत अच्छे दिमाग हैं माशाल्लाह, ज़हीन लोग हैं, मेहनती लोग हैं। देखिए हमने 6-7 साल के अंदर एटम बना दिया, ये कोई मौजूद से कम बात नहीं। डॉक्टर साहब ये मैं कुछ और भी पूछना चाहता हूँ आपसे। वो ये चीज़ें हैं कि सर आपको दुनिया मोहसिन पाकिस्तान कहती है, मोहसिन पाकिस्तान का गुजर बसर कैसे हो रहा है? रिटायर्ड हुए बहुत अरसा हो गया, फिर पाबंदियां लग गई, तो गुजर बसर कैसे होता है सर? अल्लाह के घर में सर हर हाल में खुश। हमने पहले इनसे कुछ मांगा था, न अभी मांगा, न कुछ लिया, न एक गज जमीन ली। जमीन हमने खुद खरीदी थी जब आए थे, ये जिसमें घर बनाया है। और हमारी बेगम के वालिदैन ने इनको कुछ पैसे दिए थे, इन्होंने वो मंथली इनकम में डाल दिए थे, उससे गुजारा होता है। और जब पेंशन बहुत ही कम थी, तो जब जनरल किदवाई वो थे SPD के चीफ, उन्हें पता था, उनसे हमारे अच्छे ताल्लुकात थे, उन्हें पता था कि भाई फाइनेंशियली बहुत प्रेशर है इनके ऊपर। तो फिर उन्होंने 1.5 लाख रुपए की पेंशन, स्पेशल पेंशन करा दी थी, जो कि इन्फ्लेशन के साथ बढ़ती रही। तो अल्लाह का शुक्र हमारा गुजर हो जाता था। जो गरीबों की खिदमत करना चाहते हैं वो भी कर देते हैं, बंदरों को खाना खिलाना चाहते हैं वो भी कर देते हैं, जरूरतमंदों की मदद कर देते हैं, अपना भी गुजारा हो जाता है। डॉक्टर साहब कोई खलिश, कोई अफसोस, कोई शिकायत? मुझे सर एक बात की बहुत तकलीफ है कि देखिए मैं सही बात बताता हूँ आपको कि मैंने बामुश्किल प्रोग्राम में काम करने 15-20% अपनी सलाहियत इस्तेमाल की होगी। मैं इस मुल्क के लिए बहुत कुछ कर सकता था, बहुत कुछ। डॉक्टर साहब एक दफा फिर खराज तहसीन है आपको, आपकी टीम को, जो तोहफा आपने पाकिस्तान को दिया। पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। नाज़रीन, दुनिया बदल चुकी है, लेकिन अमेरिका नस्ल परस्ताना तासुब से बाहर नहीं निकला। रंग और नस्ल पर तासुब और तशद्दुद की तारीख बार बार खुद को दोहरा रही है। आए रोज अमेरिका में कोई ऐसा वाकया पेश आता है जो सानहा बन जाता है। सफेद फार्म पुलिस एहलकारों के हाथों सयाह फार्म अफराद का कत्ल मामूल बन चुका है। ऐसे वाकयात तवातर से पेश आ रहे हैं जहां रंग और नस्ल की बुनियाद पर किसी को निशाना बनाया गया हो। ये वाकयात अमरीकी माशरे को इंतशार से दो चार कर चुके हैं। इस वक्त अमरीकी रियासत मिनीसोटा पर तशद्दुद एहतजाजी मुजाहरों का मरकज बन चुकी है और मुजाहरों का सिलसिला लॉस एंजल्स तक जा पहुंचा है। हजारों शहरी सड़कों पर आए हैं, पुलिस के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। दूसरी जानिब
पुलिस इन्हें रोकने के लिए रबड़ की गोलियां चला रही है, आंसू गैस के शेल। जांच इस वाकये के खिलाफ है जो इसी हफ्ते पेश आया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई जिसमें सफेद फार्म अमेरिकी पुलिस एहलकार ने एक सयाफाम शख्स को जमीन पर गिरा रखा है और घुटने से इसकी गर्दन पर दबाव डाल रहा है। 46 साल ये शख्स बाद में दम तोड़ गया। पुलिस का इल्जाम है कि इससे जाली नोट चलाने की कोशिश की और बाद में गिरफ्तारी के दौरान मज़ाहमत भी की। लेकिन जो चीज दिल को दहला देती है वो इस शख्स की घुटती हुई आवाज है जिसमें वो कहता है, मुझे सांस नहीं आ रही, आई कांट ब्रीथ। सामने आने के बाद चार पुलिस एहलकारों को नौकरी से निकाल दिया गया। इस वाकये ने अमेरिका में ही एक और वाकये की याद दिला दी है जब 2014 में इसी तरह एक सयाफाम शख्स को पुलिस वालों ने मार दिया था। नारिक एरिक गॉर्नर नामी शख्स को खुले सिगरेट्स की गैर कानूनी फरोख्त के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। पुलिस एहलकार ने इसकी गर्दन पर भी घुटना रखा था और इसने भी यही कहा था, मुझे सांस। नाज़रीन, सयाफाम अफराद के खिलाफ नस्ली तासुब की वजह अमेरिका की तारीख है। अमेरिका में सयाफाम अफराद अफ्रीका से आए थे, बल्कि इन्हें लाया गया था, गुलाम बनाकर लाया गया था। इन्हें गुलाम बनाकर अमेरिका लाए जाने का सिलसिला 1619 में शुरू हुआ और 1865 तक जारी रहा। 1619 में गुलामों से भरा पहला जहाज वर्जीनिया में लंगर अंदाज हुआ। सयाफाम अफराद को गुलाम बनाने के लिए अफ्रीका से बाकायदा शिकार करके लाया जाता था। जहाज साहिल पर लंगर अंदाज होता और सयाफाम अफराद को हांग कर इन पर सवार कर दिया जाता। 246 साल के दौरान 1 करोड़ 20 लाख से जायद अफ्रीकियों को गुलाम बनाकर अमेरिका में लाया गया। इस दौरान 20 लाख से जायद दम घुटने से हलाक हुए। इस वक्त अमेरिका बहरे ओकेनूस के साहिल पर 13 कॉलोनियों पर मुश्तमिल था। यही 13 कॉलोनियां बाद में रियासतों की शक्ल इख्तियार करके अमेरिका कहलाती है। इन कॉलोनीज जैसे कि वर्जीनिया, शिमाली कैरोलिना, जॉर्जिया, इनमें बाकायदा गुलामों की मंडियां लगती थी। यहाँ गुलामों को काबू में रखने के लिए बदतरीन जुल्म किया जाता था। 1808 में कानून मंजूर किया गया कि अफ्रीका से गुलाम नहीं लाए जाएंगे, लेकिन फिर भी अमेरिका के अंदर गुलामों की तिजारत जारी रही। 1860 तक अफ्रीकी गुलाम अमेरिकी आबादी का 13% थे। अपने हालात से तंग अफ्रीकी हुए, कई बार बगावत भी की। आखिरकार 6 दिसंबर 1865 को एक कानून के जरिए गुलामी को खत्म किया गया। नाज़रीन, गुलामी तो खत्म हो गई, लेकिन सयाफामों के खिलाफ अमरीकी तासुब खत्म न हुआ। अमरीकी सयाफामों को किसी भी इल्ज़ाम के तहत शदीद तशद्दुद का निशाना अब तक बनाते रहे हैं। इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म हो जाता है। दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।